नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जनन स्वास्थ्य पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जी, और ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये हमारी जिंदगी, हमारे समाज और पूरे देश की कहानी से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस विषय को समग्र कल्याण और रणनीतियों के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आज हमारा लक्ष्य ये समझना है कि जनन स्वास्थ्य का असल में क्या मतलब है, भारत ने इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए हैं, जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियां क्या थीं? हाँ, और जन्म नियंत्रण से लेकर ART यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकियों तक कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जनन स्वास्थ्य आखिर है क्या। ये सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति तो नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है प्रजनन के सभी पहलुओं में संपूर्ण कल्याण। संपूर्ण कल्याण मतलब शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। अच्छा। इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हों ही, उनकी भावनात्मक और सामाजिक बातचीत भी सामान्य हो। यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प है कि भारत इस मामले में एक तरह से पायनियर रहा है। हाँ बिल्कुल। भारत 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहले देश था। पहला देश। जी। बाद में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, जिसे RCH कहते हैं, जैसे और भी व्यापक कार्यक्रम चलाए गए। तो इन कार्यक्रमों की मुख्य रणनीतियां क्या थी, मतलब फोकस किस पर था? 2 मुख्य रणनीतियां थीं। पहली, जागरूकता फैलाना, जैसे यौन शिक्षा देना। हाँ, यौन शिक्षा देना और जो मिथक हैं, गलत धारणाएं हैं, उनको दूर करना। और दूसरी थी बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करना, जैसे गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी है जो आपने बताया था, लिंग जांच पर प्रतिबंध। जी, वो बहुत जरूरी था। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लिंग जांच यानी एमनियोसेंटेसिस पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। अब बात करते हैं एक बड़ी चुनौती की, जनसंख्या विस्फोट। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। 1947 में लगभग 35 करोड़ से 2011 में 121 करोड़ तक। हाँ, और इसके पीछे कई कारण हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई। अच्छा। मातृ मृत्यु दर यानी MMR और शिशु मृत्यु दर IMR दोनों में कमी आई, और साथ ही जनन आयु वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। और इसका परिणाम हम सब जानते हैं, संसाधनों पर बढ़ता हुआ दबाव। सही कहा। भोजन, आवास और कपड़ों जैसे जो बुनियादी संसाधन हैं, उनकी कमी इसका एक सीधा परिणाम है। इसीलिए जनन नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो जन्म नियंत्रण के लिए एक आदर्श गर्भनिरोधक में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, एक आदर्श गर्भनिरोधक वो है जो प्रयोग करने में आसान हो, आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी हो। और साइड इफेक्ट्स? हाँ, दुष्प्रभाव रहित या कहिए कि न्यूनतम दुष्प्रभाव वाला होना चाहिए। और सबसे जरूरी, ये यौन इच्छा में बाधक नहीं होना चाहिए। चलिए अब अलग-अलग विधियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों का सिद्धांत सीधा है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को रोकना। कैसे? इसमें एक है आवधिक संयम मतलब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और दूसरा है स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल अमेनोरिया। इनका फायदा तो यही होगा ना कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल, लेकिन हानि ये है कि असफलता की संभावना अधिक होती है। ये पूरी तरह फूल प्रूफ नहीं है। इसके बाद आती हैं रोध विधियां या बैरियर मेथड्स। इसमें कॉन्डम सबसे प्रचलित है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध है। और इसका एक डबल फायदा है ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये गर्भाधान रोकने के साथ साथ यौन संचारित रोगों मतलब STIs और एड्स से भी बचाता है। इसके अलावा डायाफ्राम और सर्वाइकल कैप जैसे रीयूजेबल साधन भी है। अंतःगर्भाशय युक्तियों IUDs के बारे में बताएं। ये भारत में काफी लोकप्रिय है। जी, IUDs को डॉक्टर या नर्स द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। ये मोटी तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह के? हाँ, एक है औषधि रहित जैसे लिप्स लूप, दूसरे तांबा मोचक जैसे CUT जो शुक्राणु की गतिशीलता कम करते हैं, और तीसरे होते हैं हार्मोन मोचक IUDs जैसे LNG-20। ये गर्भाशय को आरोपण के लिए मतलब इम्प्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं।
अब आते हैं मौखिक गर्भविरोधक पर, यानी गोलियों पर। सामान्य गोलियां 21 दिनों तक रोज ली जाती हैं और ये अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन को रोकती हैं। यहाँ एक खास गोली सहेली का जिक्र आता है। हाँ, सहेली। इसे लखनऊ में CDRI ने विकसित किया है। ये एक साप्ताहिक नॉन स्टेरॉयडल गोली है जिसके दुष्प्रभाव बहुत कम है। ये भारतीय विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि है। इसी श्रेणी में त्वचा के नीचे लगाए जाने वाले प्रत्यारोपण इम्प्लांट्स भी हैं शायद। जी, वो लंबी अवधि तक प्रभावी रहते हैं। और अंत में जो स्थायी तरीका है शल्य क्रिया, उसे बंध्याकरण या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। पुरुषों में इसे नसबंदी मतलब वैसेक्टमी कहते हैं। और महिलाओं में? महिलाओं में महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टमी। इसका उद्देश्य युग्मक परिवहन को ब्लॉक करना है। ये तो बहुत इफेक्टिव होगा। अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन इसे रिवर्स करना मतलब पूर्ववत करना बहुत ही कठिन है। इसलिए ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता है। अब बात करते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी MTP की। ये काफी संवेदनशील विषय है। जी, यह स्वैच्छिक या प्रेरित गर्भपात है जिसे भारत में 1971 में वैध किया गया था। तो इसके लिए क्या नियम है? 2017 के संशोधन के अनुसार 12 सप्ताह तक एक डॉक्टर और 12 से 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टरों की राय पर इसे किया जा सकता है। और किन परिस्थितियों में? खासकर अनचाहे गर्भ, बलात्कार या मां या बच्चे के स्वास्थ्य को खतरा होने की स्थिति में। इसका मकसद असुरक्षित गर्भपात को रोकना है। यौन संचारित संक्रमण STIs अभी एक गंभीर विषय है। इससे बचाव कैसे संभव है? सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अनजान साथी के साथ यौन संबंध से बचना और हमेशा कॉन्डम का प्रयोग करना। और अगर कोई भी लक्षण दिखे तो बिना शर्म किए तुरंत डॉक्टर से मिलना। गोनोरिया, सिफिलिस, HIV एड्स ये कुछ प्रमुख STIs हैं। जी, और अगर इनका समय पर इलाज न हो तो ये बांझपन जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। तो अब उन लोगों के लिए क्या विकल्प हैं जो संतानहीनता से जूझ रहे हैं? उनके लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकियां हैं जिन्हें हम ART कहते हैं। इसमें IVF, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, वो शामिल है। हाँ, IVF, ZIFT, गिफ्ट और ICSI जैसी कई तकनीकें हैं जो बांझपन के उपचार में मदद करती हैं। ये उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि जनन स्वास्थ्य के लिए जागरूकता और चिकित्सीय सुविधाएं दोनों ही आवश्यक है। ART जैसी विधियां मौजूद तो हैं। हाँ, लेकिन वे महंगी हैं और उनके लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। स्रोतों में एक अंतिम और बहुत ही नेक विकल्प का भी उल्लेख है। जी, और वो है दत्तक ग्रहण यानी अडॉप्शन। गोद लेना? हाँ, भारत में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक परिवार की आवश्यकता है। गोद लेना माता पिता बनने का एक कानूनी और एक बहुत ही मानवीय तरीका है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। केवल जैविक रूप से संतान पैदा करने के बजाय किसी जरूरतमंद बच्चे को घर और प्यार देने का विकल्प भी है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हमारे ग्रह पर जनसंख्या के भारी दबाव और संसाधनों की कमी को देखते हुए क्या समाज को दत्तक ग्रहण को केवल संतानहीनता के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि परिवार बनाने के एक प्राथमिक, जिम्मेदार और सराहनीय तरीके के रूप में देखना शुरू करना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।